हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है पढ़ रहे होंगे आप लोग अच्छे से होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, एग्जाम करीब आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत करते रहिए। आपके साथ हम हैं, आपका निश्चित रूप से सहयोग कर रहे हैं। और आप प्रतिदिन जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है तुरंत वीडियो आप देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, उसको हम आपको आपकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म देख लिए थे। कंसंट्रेशन टर्म देखने के बाद हम लोग इसके पहले आपको हम बता चुके हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, सॉल्यूशन का टाइप्स हम लोग देख चुके थे। और इसके अकॉर्डिंग हम देखे थे कि सॉल्यूशन 9 प्रकार का होता है। 9 प्रकार का सॉल्यूशन होता था। अब 9 प्रकार के सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनकी जरूरत आपको ज्यादा पड़ती है, जिनको आपको आगे पढ़ने हैं इस चैप्टर में। जैसे उसमें एक सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। किसी गैस को हम लिक्विड सॉल्वेंट में घोलते हैं तो सॉल्यूशन जो बनता है, तो किसी गैस को अगर हम लिक्विड सॉल्वेंट में घोलें, आपको पता है कि सबसे बढ़िया सॉल्वेंट वाटर कहा जाता है। वाटर ही मान लीजिए कि गैस को अगर हम लिक्विड में घोलते हैं तो किसी भी लिक्विड में अगर किसी गैस को घोलेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग सभी गैसें कुछ ना कुछ घुलती हैं लिक्विड में, थोड़ा बहुत जरूर घुलती हैं। कुछ गैसें ज्यादा घुलती हैं, कुछ गैसें कम घुलती हैं। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक को जब आप देखते हो कि उसके बॉटल को खोलते होगे तो देखते होगे कि गैस उससे बाहर निकलती है बहुत तेजी से। तो इसका मतलब कि उसमें गैस घुली हुई है, और वो गैस इतने प्रेशर के साथ घुली हुई है। आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे जो है किस गैस को, कोई गैस किसी सॉल्वेंट में कैसे कैसे घुल सकती है, किन किन कंडीशन में घुल सकती है। तो उसमें पूरी तरह से ज्यादा प्रेशर के साथ उसमें भरी होती है, घुली होती है। तो जब हम खोलते हैं तो गैस तेजी फोर्स के साथ वो गैस बाहर निकलती है। कुछ गैसें, और एक चीज बताइए, जो आप पीते हो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हो, तो उस सॉफ्ट ड्रिंक में आप देखे होगे, आप जरा बताइए कौन सी गैस होती है, सोच के बताइए। उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें CO2 होती है, CO2। और CO2 को जब हम कोल्ड ड्रिंक में घोले तो एक्चुअल में CO2 को जब घोला जाता है पानी में तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, कार्बोनेट के फॉर्म में, यानी वो CO2 उसमें कार्बोनेट के फॉर्म में डिजोल्व होती है। तो फिलहाल हम ये देख रहे थे कि कुछ गैसें जो होती हैं वो सॉल्वेंट में ज्यादा घुलती हैं, कुछ गैसें होती हैं जो सॉल्वेंट में कम घुलती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो ज्यादा घुलती हैं, कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो कम घुलती हैं, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गैसों को घुलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे आप CO2 को पानी में घोलिए तो CO2 पानी में तेजी से घुल जाती है। उसके कंपेयर में अगर आप ऑक्सीजन को घोलिए तो ऑक्सीजन कम घुलती है, लेकिन घुलती है। सभी गैसें कुछ ना कुछ घुलती रहती हैं। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस को किसी सॉल्वेंट में घुलने के लिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं। तो हम देखते हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट डालने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ, पूरा लिख दीजिए, ऑफ गैस इन लिक्विड। कोई गैस अगर लिक्विड में घुल रही है तो ऐसे
फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं, जिनके कारण गैस की सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट में प्रभावित होती है। तो उसमें तमाम फैक्टर हैं। उसमें पहला फैक्टर जो है, पहला फैक्टर वह होता है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ये दोनों के नेचर पर, यानी नेचर जो है वो काफी इफेक्ट डालने वाला फैक्टर है। अब नेचर का मतलब क्या हुआ? नेचर का मतलब यह हुआ कि अगर गैस और सॉल्वेंट दोनों कैसे हैं, दोनों अगर पोलर हैं, गैस भी हमारा पोलर है और हमारा सॉल्वेंट भी पोलर है, तो दोनों क्या होंगे? आपस में घुल जाएंगे। लेकिन अगर दोनों में से एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो वह दोनों आपस में घुलेंगे नहीं, जल्दी नहीं घुलेंगे। अब पोलर के सेंस में, पोलर का मतलब आप पढ़े होंगे, 11th में पढ़े के आए हो, बहुत पढ़े हो, हाई स्कूल में भी पोलर के बारे में पढ़े होंगे। पोलर का मतलब होता है कि पोल जिसमें दो पोल होते हैं, यानी पॉजिटिव। जैसे आप देखिए, एक गैस में दिखा रहा हूं आप, ये HCl है, HCl। आपको पता है क्या, ये नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दो पोल बने हैं, यानी ये पोलर नेचर का। अब इसको अगर आप पानी में घोलो, सपोज करो आप इसको पानी में घोल रहे हो, तो जब आप पानी में इसको घोलोगे तो आप क्या पाओगे? आप ये पाओगे कि HCl है। जब इसको हम पानी में घोलते हैं तो ये है H2O हमारा, OH। अब इसमें देखिए, ये भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। अब इसी तरह से दूसरी HCl गैस होगी, वो क्या होगी? वो इसके साथ इस तरह से, अब इस यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, फिर वहां पे इस तरह से जुड़ती चली जाती है। यानी अगर पोलर गैस भी है और पोलर सॉल्वेंट भी है, तो दोनों आपस में आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों में से एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो वह आसानी से डिसॉल्व, आसानी से घुलेगा नहीं, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट डालेगी जनरली। और अगर दोनों नॉन पोलर हैं, तब भी वह आसानी से घुल जाएंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर आप ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, ये सब पानी की अपेक्षा एथेनॉल में इनको डिसॉल्व कीजिए तो ये आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, यानी उसमें इनकी सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू वाटर ज्यादा है। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि अगर पोलर गैस, दोनों पोलर हैं, गैस और लिक्विड दोनों पोलर हैं, तो आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। दोनों नॉन पोलर हैं तो वह आसानी से डिसॉल्व नहीं होंगे। तो दूसरा फैक्टर हमारा जो है, जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट डालता है, सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट डालने वाला, वो क्या है? टेम्परेचर। अब ये कौन सा फैक्टर, ये किस तरह से इफेक्ट डालता है? टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, आप घर पे कभी पानी को गर्म कीजिए, गर्म करेंगे तो देखेंगे जैसे पानी है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर की अन्य गैसें उसमें डिसॉल्व हैं। जब आप उसको गर्म करते हो तो देखते होगे कि बबल के रूप में उसके बबल जो होते हैं वो किनारे दीवार पे आके टिकने लगते हैं और धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। यानी अगर उसको आप गर्म करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? घटती है गैस की। वैसे भी आप देख सकते हो क्यों घटती है, उसके पीछे रीजन आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली। पहले आप देख लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये आपका लिक्विड है। अब ये लिक्विड है। अब इस लिक्विड को आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर दे रहे हो, इसको गर्म कर रहे हो। अगर इसको आप गर्म कर रहे हो, जब आप गर्म कर रहे हो तो गर्म करने का मतलब इसको एनर्जी दे रहे हो,
एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी दे रहे हो तो इसके मालिक्यूल्स क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब ये मान लीजिए इधर से गैस है आपकी, ये गैस आ रही है और इसमें डिसॉल्व हो रही है, घुल रही है, तो अब ये आप बताइए कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जब ये बढ़ेगी तो ये इसको पुश करेंगे और ये बाहर जाएंगे, यानी इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और ये सरफेस पे आने नहीं पाएंगे, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। वैसे भी आप देख सकते हो प्रैक्टिकली, दो एग्जांपल आपको मैं बताया, ये थियोरेटिकली आप देख सकते हो, प्रैक्टिकली आपको मैं बताया कि पानी को अगर आप गर्म करो तो देखो बबल किनारे आते जाते हैं, बबल्स जो होते हैं वो किनारे आते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो गैस की सोल्युबिलिटी जो होगी, सोल्युबिलिटी ये घटेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी इसकी घटेगी। वैसे भी एक चीज आपको बताएं कि सोल्युबिलिटी जो है वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है? एक्सोथर्मिक। यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस आप 11th में आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट ईयर का हमारा वो जो वीडियो होगा थर्मोडायनेमिक्स का, उसको आप देखिएगा, अभी अपलोड नहीं है, वो कुछ दिन बाद पब्लिश हो जाएगा आपके पास, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर परेशानी होगी तो उसको, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। और आप एक चीज जानिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है यह निगेटिव होती है, डेल एच की वैल्यू निगेटिव होती है फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल एच की वैल्यू निगेटिव, यानी कि आप सीधे कह सकते हो कि सोल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। हाँ, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। एक चीज और आप देख सकते हो कि इसके लिए डेल एस क्या कहते हैं, एंट्रोपी, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। अब बहुत बच्चे एंट्रोपी नहीं समझ पाते हैं कि एंट्रोपी क्या चीज है। एक्चुअल में आप बुक में पढ़ते हो तो बुक में आप बुक उठाओ तो उसमें उस चीज को थोड़ा सा घुमा के लिखा है, वो जल्दी समझ में जो है आम, अगर आप ध्यान देते हो तब समझ में आता है। एंट्रोपी सीधा साधा मतलब है कि उसकी फ्रीडमनेस, कितना फ्रीडम, आप जैसे आप आराम से घूम रहे हो, पूरी तरह से फ्रीडम है आपकी, लेकिन इसी बीच आपका एग्जाम करीब आ गया, और जब एग्जाम करीब आ गया तो अब क्या हुआ, फ्रीडम आपके सर पे बोझ आ गया कि एग्जाम आ गया, अब आपको बैठ के पढ़ना है, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना है, अब आपकी फ्रीडम चली गई। तो यहाँ भी गैस है, जब गैस अकेले थी, एटमॉस्फेयर में टहल रही थी, पूरी तरह से इसकी फ्रीडम थी, स्वतंत्र थी, एकदम घूम रही थी। लेकिन जब ये डिसॉल्व हुई तो इसकी फ्रीडमनेस गई, यानी इसका जो फ्रीडम था, स्वतंत्रता था, ये छिन गई। और जब इसकी फ्रीडम गई तो ये भी डेल्टा एस की वैल्यू इसके लिए भी नेगेटिव हुआ करती है हमेशा। एक चीज और देख लीजिए, डेल्टा एस की वैल्यू इसके लिए नेगेटिव होगी। ये दो फैक्टर आप याद रखिए, कहीं अक्सर काम आता है जरूरत पड़ने पे, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही तो फिर से आप एक बार रिप्ले करके इसको समझिए, समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको मैं ये बताया कि टेम्परेचर किस तरह से डालता है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो सोल्युबिलिटी घटती है, टेम्परेचर अगर कम करते हो तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है। और सोल्युबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और आपको पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल एच की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव। और इसके लिए डेल एस की वैल्यू भी नेगेटिव आती है। क्यों? क्योंकि गैस की फ्रीडम छीनती है, जब सोल्युबिलिटी होती है तो उसकी फ्रीडम छीनती है, और यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो कि गैस बिना कुछ किए, बिना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स दिए हमारी गैस पानी में घुल जाए, तो इसका मतलब
कि वह यानी आप सोलिबिलिटी को आप किस तरह से बनाना चाहते हो, सोलिबिलिटी को आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की तरफ ले जाना चाहते हो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस होता है कि जो स्वतः हो, जो अपने आप हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा, इसको भी आप थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि गैस पानी में घुल जाए, अपने आप घुल जाए बिना हमको ज्यादा मेहनत किए, तो इसका मतलब कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होगा। और आपको एक चीज पता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी की वैल्यू भी निगेटिव आएगी। डेल जी इसकी वैल्यू भी निगेटिव आएगी। गिब्स फ्री एनर्जी इसकी वैल्यू भी निगेटिव आएगी। निगेटिव। अब आप एक चीज जानते हो, बहुत पहले से थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत फेमस इक्वेशन है। क्या होता है कि डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये बहुत फेमस इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स का, ये बहुत फेमस इक्वेशन है। तो इस कंडीशन में आप डेल टी, सॉरी यहाँ डेल एच होना चाहिए ना, तो डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस डेल टी डेल एस। ये थर्मोडायनेमिक्स का बहुत फेमस इक्वेशन है। अब इस आधार पे अगर आप देख रहे हो कि ये इस प्रोसेस के लिए, किसके लिए? सोलिबिलिटी के लिए डेल जी को आपको निगेटिव रखना है, इसकी वैल्यू आपको निगेटिव रखनी है। और यह डेल एच आपका निगेटिव है ऑलरेडी, और ये माइनस, फिर ये डेल एस भी निगेटिव है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी टी डेल एस हो जाएगा। अब इसको निगेटिव रखने के लिए जाहिर सी बात है कि इसको कम करना पड़ेगा आपको। ये कम होगा तब ये निगेटिव होगा। इसका मतलब कि आप सीधे कह सकते हो कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, और जबकि स्पॉन्टेनियस तब होगा कि जब ये वैल्यू निगेटिव हो। अर्थात आप सीधे कह सकते हो कि यहां से भी प्रूव कर सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी घटती है, सोलिबिलिटी घटेगी। इससे भी आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से देख सकते हो, इससे भी प्रूव कर सकते हो। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाया, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी वैल्यू, सोलिबिलिटी की वैल्यू घटती है। तो टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हो तो सोलिबिलिटी घटती है, यहाँ भी प्रूफ हो गया। अब तीसरा फैक्टर जो हमारा है, तीसरा फैक्टर है प्रेशर। यही देख लीजिए आप, प्रेशर तीसरा फैक्टर। प्रेशर को अगर आप बढ़ाते हो, प्रेशर को, तो सोल्यूबिलिटी जो है, ये हमेशा बढ़ती है। कैसे? यहां देख लीजिए आप, जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर यहां था, अब आपने क्या किया, पी की वैल्यू, प्रेशर बढ़ा दिया। और जब प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या हुआ, ये गैस इसमें जितनी तेजी से घुल रही थी और तेजी से घुलने लगेगी, और तेजी से। यानी इसमें ज्यादा आपको क्या सोचना है कि सीधी सी बात समझ सकते हो कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक में इतना प्रेशर के साथ उसमें CO2 है, ज्यादा प्रेशर दिए रहते हो, तभी तो आप खोलते हो तो बहुत तेजी से गैस रिलीज होती है। तो जब प्रेशर आप ज्यादा दोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं सोचना है। तो ये तीन फैक्टर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं किसको, सॉल्युबिलिटी को। तो ये सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट डालने वाले फैक्टर हो गए। अब हम देखते हैं आगे कि प्रेशर सॉल्युबिलिटी को किस तरह से इफेक्ट डालता है। इस पर एक लॉ है और काफी फेमस लॉ है, और वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट कभी-कभी लॉ ही पूछ दिया जाता है, और वो क्या है, हेनरी लॉ। तो हम देखते हैं हेनरी लॉ। अब हेनरी ने क्या किया,
कि गैस की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी थी उसी को हेनरी ने अपने स्तर से, अपने तरीके से उसको बताया इन्होंने कि जैसे आप एक चीज पढ़ के आए हो, अभी पढ़ के आए हो कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, P की वैल्यू अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। यानी सीधे कह सकते हो कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये कोई गैस है, ये कोई लिक्विड है। अब इसमें, इस लिक्विड में आपने क्या किया, इस लिक्विड में गैस आपने भर दिया, ये गैस, और ये गैस का प्रेशर अगर आप बढ़ाते हो तो इसके गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरह से इसमें डिसॉल्व होंगे, घुलेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ होगी, घुलेंगे। तो अगर आप प्रेशर जितना ही ज्यादा बढ़ाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो अब सॉल्युबिलिटी, अब मान लीजिए इसमें से गैस कुछ घुली है। अब गैस के, सपोज कर लीजिए आपने यहाँ 1 मोल गैस लिया था और लिक्विड में वो डिसॉल्व हो रही थी। जब आपने प्रेशर दिया तो उसके कुछ मोल इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे सॉल्वेंट में। तो यानी प्रेशर आप जैसे ही बढ़ाते जाओगे कुछ मोल्स इसके क्या होंगे, डिसॉल्व होते जाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी को आप ऐसे कह सकते हो कि गैस के इतने मोल डिसॉल्व हुए। तो चाहे आप सीधे कह सकते हो कि इतना हमने प्रेशर दिया तो इसका तो गैस का इतना मोल इसमें सॉल्युबल हुआ, फिर प्रेशर हमने बढ़ाया तो इतना मोल। अब आपको पता है कि जितनी गैस इसमें घुली हुई है उस गैस को आप मोल में भी बता सकते हो। ये भी कह सकते हो कि इतने नॉर्मलिटी में गैस इसमें सॉल्युबल हुई है, या आप कह सकते हो कि इतने मोलरिटी में, इतने मोलिलिटी में, या इतना गैस का मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व हुआ है। कोई भी टर्म, कंसंट्रेशन टर्म आप पढ़ के आए हो, उसमें कोई भी टर्म आप बता सकते हो कि इतनी गैस इसमें डिसॉल्व हुई। तो हेनरी ने क्या किया, कुछ नहीं, हेनरी ने यह बताया कि गैस जो है, जो गैस डिसॉल्व हुई है, उन्होंने एक टर्म लिया, कहा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल फ्रैक्शन के, किसके, मोल फ्रैक्शन। अब इन्होंने मोल फ्रैक्शन क्यों लिया, इसके पीछे उन्होंने सोचा होगा कि मोल फ्रैक्शन तो इन्होंने क्या किया कि मोल फ्रैक्शन क्यों लिया। मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में इसलिए लिया, आपको मैं पहले ही बताया था कंसंट्रेशन टर्म में, कि मोल फ्रैक्शन एक ऐसा टर्म है, या मोलिलिटी, ये दोनों ऐसे टर्म हैं जो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं डालते हैं, टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये यानी ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म के कारण ही इन्होंने मोल फ्रैक्शन लिया। अब आप सीधे कह सकते हो इस आधार पे आप कह सकते हो कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, या इसको आप इस तरह से मैथमेटिकली लिख सकते हो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन को आप कैसे डिनोट करते हो, x से। तो सीधे कह सकते हो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और आपको एक चीज पता है कि अगर प्रोपोर्शनल हटाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट पैदा होता है, यानी आप सीधे कह सकते हो कि P इक्वल टू k h, अभी बताते हैं KH क्या है, इन x। ये चीज आपको मिल जाएगा जब कांस्टेंट हटाएंगे। अब यहाँ KH क्या है, KH को हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट कहते हैं KH को। तो सीधे इन्होंने कहा, अब इस तरह से यह आपको डायरेक्ट मिल गया कि P इक्वल टू डायरेक्ट, ये हेनरी लॉ सीधे आ गया आपका, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी कभी डायरेक्ट हेनरी लॉ पे हेनरी लॉ की डिफिनेशन ही पूछ दिया जाता है, और उसके कि हेनरी लॉ ने क्या बताया था यही आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, आपके एकेडमिक एग्जाम में। ठीक, तो इस तरह से आप सीधे हेनरी लॉ को आप पा गए, इनके फार्मूले को पा गए। अब हेनरी लॉ को अगर आपको, यानी सीधे आप कह सकते हो इस आधार पे
हेनरी ने क्या बताया कि अगर कोई गैस किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रही है, तो वह गैस जब ये डिजोल्व होगी, इसमें आएगी, तो ये गैस कुछ पार्शियल प्रेशर अराइज करेगी। तो आप सीधे कह सकते हो कि पार्शियल प्रेशर, आप कह सकते हो, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर applied by any gas on liquid surface is partial pressure applied by any gas on liquid surface is directly proportional। इसी से आप निकालिएगा, अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस इसी से निकालिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its mole fraction present in liquid solvent। Partial pressure applied by any gas on liquid surface is directly proportional to its mole fraction present in liquid solvent। सीधी सी बात है, डायरेक्ट तमाम बच्चे इस चीज को डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं। सीधी सी बात है, किसी किताब में घुमा के लिख दिया जाता है, लेकिन ये सीधे लैंग्वेज में है। सीधे लैंग्वेज में इसका मतलब मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि ये गैस, इनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी गैस जो इसमें इसकी सॉल्युबिलिटी जो है, यानी इसका पार्शियल प्रेशर जो है, ये गैस जो पार्शियल प्रेशर इसका है, वह सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है कि इसमें इस गैस का कितना मोल फ्रैक्शन इस सॉल्वेंट में डिजोल्व है। सीधी सी बात है। तो इस तरीके से आप सीधे बता सकते हो। ये आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हेनरी का ये इक्वेशन मिल गया, P = KH x। अब आप इसको सीधे, अगर मान लीजिए, थोड़ा सा यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि P को हम कांस्टेंट रखें, तो इसके बीच क्या रिलेशन मिलेगा? आप सीधे कह सकते हो, अगर P को कांस्टेंट रखते हो तो सीधे आप कह सकते हो कि x इज क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/KH। आएगा कि नहीं आएगा? सोच लीजिए, आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका और आपको एक चीज पता है कि आप जानते हो कि टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी जो होती है यह घटती है। तो इसका मतलब सीधा सा फंडा ये हो गया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और इतना ही नहीं, तो सीधे आप कह सकते हो कि टेम्परेचर और ये दोनों क्या हुए? दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, यानी आप कह सकते हो कि टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हो तो KH की वैल्यू भी बढ़ती है। सीधे कह सकते हो। हाँ, ये चीज और आप देख सकते हो। इस पे आप एनसीईआरटी की बुक खोलो तो उसमें देखोगे कि मिलेगा आपको कि अगर इसको मैथ वाले ज्यादा जानते हैं इसके बारे में, कि यह एक ऐसा इक्वेशन है जो इसका कंपेयर अगर आप
ऐसे इक्वेशन से करें जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। कौन सा इक्वेशन? इसी का अगर आप कंपेयर करें तो आप एक चीज देख सकते हैं, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। इसका कंपेयर अगर आप करते हो y इक्वल टू एम एक्स से, तो आप देखोगे कि x को x एक्सिस पे रखो और इसको आप y एक्सिस पे रखो, y एक्सिस पे, तो यह आपका kh जो आया ये क्या होगा? यह ओरिजिन से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन का होगा, यानी ये आपका kh हो गया और ये आपका क्या होगा? x हुआ और इस एक्सिस पे p हुआ। तो यह इक्वेशन आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप इसके बीच ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब इस तरह से हेनरी लॉ पूरी तरह से खत्म होता है, हेनरी लॉ पूरी तरह से खत्म होता है। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के लिमिटेशन कौन कौन से हैं, यानी हेनरी लॉ कब कब अच्छे तरह से फॉलो करता है हेनरी लॉ, किस किस कंडीशन में? तो पहली कंडीशन ये है कि टेम्परेचर हमारा बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर हमारा बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, यानी टेम्परेचर इज नॉट टू हाई, नॉट टू हाई। टेम्परेचर पहली कंडीशन क्या हो सकती है? टेम्परेचर इज नॉट टू हाई, टू हाई। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, यानी टेम्परेचर इज नॉट टू लो, बहुत कम भी टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर होगा तब भी और बहुत हाई टेम्परेचर होगा तब भी, ये दोनों इस कंडीशन में हेनरी लॉ पूरी तरह से इसको फॉलो नहीं करेगा। तीसरी चीज जो तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरी लिमिटेशन क्या है इसकी? तीसरी लिमिटेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मायने रखती है, कि गैस और सॉल्वेंट दोनों आपस में कंबाइन नहीं होना चाहिए।